नहीं खतरा है, मानते हैं खतरा है, क्योंकि हमें बाकायदा एक डीएसपी ने भी सुझाया कि लगातार कमेंट आ रहा है दादा, कमेंट आ रहा है। दादा सुरक्षा का मांग क्यों नहीं कर लेते हैं अगर आपको खतरा महसूस हो रहा है तो? ये खतरा तो रहेगा, लेकिन सुरक्षा का मांग भी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि खतरों से आपको खेलना होगा। खेल तो सभी खेलते हैं, हम तो खतरों से खेलते हैं। बोकारो का अपना फूफू घर गया था, तो ये केवल और केवल मतलब बोलते हैं ना अपना गुस्सा किसी और पर उतारना, तो ठीक वो वही काम है। बाकी वो बच्चा लोग पढ़ने वाला है, पीजी पढ़ा लिखा लड़का है, उन लोगों को मुझे नहीं लगता इस तरह कार्य किया होगा। उन लोग केवल जबरन कि जेबीके से नाम जोड़ने के लिए, हम लोगों को बदनाम करने के लिए कंटिन्यू उनको फोर्स किया गया था, जो कि मुझे लगता है, और उनको ले ऐसा गया जैसे कोई गैंगस्टर हो, जैसे कोई बड़ा क्रिमिनल हो, कोई मैंने अपराधी हो, जो मैंने उस पर जैसे लगभग दर्जनों हत्या का मुकदमा दायर हो, इस प्रकार उन्हें ले जाया गया, पोस्टर फाड़ा गया था। उसके लिए कानून बनता है, प्लस उन्होंने आप उन बच्चों से ही बाकायदा इंटरव्यू ले सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। बोकारो में सभा की और बोकारो का डेमोग्राफी लगातार बदलता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? सभा में तो बोले ही डेमोग्राफी किस प्रकार बदला जा रहा है, यहाँ के लोगों का भी कुछ योगदान नहीं, अपनी ज़मीनों को समझ नहीं रहे हैं। बिल गेट्स समझ गए ज़मीन का वैल्यू क्या होता है, बोकारो के लोग नहीं समझ रहे हैं, तो उसमें लगातार हम लोग समझा रहे हैं डेमोग्राफी बदलेगी, यानी आपकी भाषा संस्कृति बदलेगी, आपका रोजगार में दावा होगा, यानी कुल मिलाकर आप धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। दादा डुमरी में ही देखा जाए तो वहाँ पे हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे, तो देखते थे कि जो जेएमएम का झंडा लेके जा रहा है उसको बाकायदा इज्जत के साथ पास कर दिया जाता था, और जैसे ही जेबीके के बारे में या कोई और रहता था तो उसको लाठी डंडा से मारा जाता था। उन लोग को एक ही देश एक ही संविधान में ऐसा दूर कैसे हो सकता है? देखिए, जब आपके पास सत्ता की शक्ति हो तो आप दुरुपयोग कर सकते हैं, बोलने वाला कौन है? वही हुआ, क्योंकि भारत के संविधान किसी भी अनुच्छेद में इस बात का जिक्र नहीं है कि कोई वीआईपी पर्सन अगर सभा करे तो आप बगल में सभा नहीं कर सकते, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। क्योंकि मान के चलिए सपोज दैट, मान के चलिए कोई वीआईपी पर्सन का सभा है, मान के चलिए बगल में मेरा एक खेल का मैदान है फुटबॉल का, अगर हम मैच ही खेल रहे हैं और यदि हज़ारों लोग आ गए तो उसमें हम क्या करें? अब क्या करेंगे? नहीं, 1000 लोग फुटबॉल खेलने क्यों आ गए? तो ऐसा बाकायदा कहीं नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है कि कोई वीआईपी पर्सन अगर सभा करे तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर वो वीआईपी पर्सन है तो जाहिर सी बात उसने वीआईपी काम किया होगा, तो जब उसने वीआईपी काम किया है तो बाकी की सभा से उसको कैसा डर? तो इसलिए सभा करना अनुच्छेद 19 का अधिकार है। दादा जिनको आरोप लगा करके डुमरी में अरेस्ट किया गया था, उनका जो चेहरा भी पूरा रिवील कर दिया गया था, देखिए ये चूँकि ये लोग मैंने इनको तकलीफ थी जेबीके से, अब चूँकि हम लोग ने साफ साफ कहा था कि हम लोग ना काला झंडा दिखाएंगे, ना हम लोग मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, हम लोग बगल में सभा करेंगे और विरोध करने का अलग तरीका होगा। तो देखा कि इन लोग तो अपना जो भी हम लोग का कमेटी था, जो भी हम लोग का संगठन, उसको सीधे बोल दिए थे कोई ऐसा काम ना हो जिसमें प्रशासन से उलझना पड़े, कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमको सरकार से उलझना पड़े, हम लोग सभा करना है। बाकी अगर प्रशासन लाठियाँ भी चलाती तो जाहिर सी बात है इन लोग बहुत प्लानिंग किया था कि किस प्रकार इन बच्चों को माध्यम से हम लोगों तक पहुँचा जाए, और मुझे लगता है कि बहुत क्रूर व्यवहार उनके साथ किया गया, जिस प्रकार से उन्हें रस्सियों में बांध कर, ये मैंने कहीं ना कहीं अनैतिक, मैंने लोकतांत्रिक देश में एक कतई उचित व्यवहार नहीं कर सकते। छात्र थे, यदि दोष भी होता, पहला बात तो दोष सिद्ध नहीं हुआ है, और मुझे लगता है वे लोग दोषी हैं कि नहीं इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि वे लोग एक मैंने षड्यंत्र रच रहे थे कि षड्यंत्र के माध्यम से किसी और को फंसाया जाए। हमारी डुमरी इकाई की जो टीम है उनको फंसाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन बच्चे तो अपना फुआ घर गए थे जैसा सूचना मिली है। इनको क्या मतलब भाई, ये चाल थी। आप आंदोलन कर रहे थे उस समय भी लोग भारी बारिश में खड़े होकर के आपकी बातों को सुन रहे थे, और आज जब पार्टी का जो है आपने घोषणा कर दिया तब भी लोग भारी बारिश में जो खड़े होकर आपका भाषण सुन रहे। चंदन क्यारी में जो ऐतिहासिक रैली रहा, तो क्या लगता है आगे? देखिए, सबसे पहला बात हम लोग जो भी कहते हैं क्लियर कट कहते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, ना देश के प्रधानमंत्री की तरफ फेंकते हैं, ना देश के मुख्यमंत्री की तरफ फेंकते हैं, दोनों फेंकते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी। चूँकि अभी मुख्यमंत्री की बात कर लें, हाल फिलहाल आए थे धोती साड़ी बांट रहे थे, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, यानी हमारे वो झारखंड के ही हैं। 100% जो लोग हैं धोती साड़ी पाने वाले वो झारखंड के ही हैं, यानी हमारी दादी को क्या मिला? साड़ी। हमारे दादू को क्या मिला? धोती। और नौकरी किसको मिला? यूपी बिहार वालों को। कहाँ? टीचर का नौकरी। 2 साल बाद 3 साल बाद पेमेंट क्या होगा? 1 लाख। तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि हमें धोती साड़ी चाहिए या एक सरकारी नौकरी चाहिए। अभी हमारे हिस्से हाँ, आप नौकरी नहीं देते तो चलिए भाई, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई सरकार नहीं दे पा रही है, आप बाकायदा नौकरी बांट रहे हैं और बाहरियों को बांट रहे हैं, ये तकलीफ है। और हमारे लोग खुश हैं धोती साड़ी में। देखिए उन लोग बाकायदा बोल रहा है हेमंत सोरेन अच्छे मुख्यमंत्री हैं, यूपी बिहार वाले, नौकरी क्लियर हो गया। अरे दीदी, आपको क्या पता चलेगा? आपको तो नौकरी मिला है, आपको तो प्रमाण पत्र मिला है, आपको तो नियुक्ति पत्र मिला है। हमारी माँओं का, हमारे बहनों का, हमारी माताओं का सिंदूर जुड़ा है।
उस दर्द को हम लोग जानते हैं कि तकलीफ में राज लिए हैं। आपके तो चेहरे पे हंसी का ठिकाना नहीं है। आपको राज्य में नौकरी मिला है, मजे से लूटिए। वे बाहर के लोग यहाँ लूटने के लिए आते हैं, मजे से लूटिए। लूटने का आपको बाकायदा लाइसेंस मिल गया, सरकारी लाइसेंस यहाँ। लेकिन वो हम जानते हैं कि कितना माने अनगिनत लोग हमारी माएँ बहनें मौसी काकी जेठी विधवा हुई हैं। हमारे पुरुषों की बात करें तो मैंने काल कोठरियों में मार मार के चमड़ा छील दिया जाता था, और बाहर के लोग मुस्कुराते बोल रहे हैं हेमंत सोरेन नौकरी बांट रहा है। अरे बांटिए ना, जिनका परिवार बर्बाद हो गया उनको बांटिए, जिनका गांव तबाह हो गया उनको बांटिए। जिनको बांट रहे हैं उनको तो बांट नहीं रहे। गांव तो छोड़िए, यहाँ जिला तबाह हो गया है, 84 गांव बोकारो में तबाह हुआ है, उनको बांटे नौकरी। कितना साहस है, आप बनाइए ना। आपके पास कानून है, आपके पास अधिकार है जमीन वापसी का, आप जमीन वापसी कीजिए ना। आपकी बड़ाई करेंगे, आपका तारीफ करेंगे। धोती साड़ी के लिए आपको गवर्नमेंट में नहीं भेजे। आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। उस राज्य के मुख्यमंत्री को मैंने इस्तीफा देना चाहिए, केंद्र को पहल करना चाहिए। अमानवीय घटना है, जिस देश में नारी को पूजा जाता है उस देश में ऐसी मैंने अनैतिक घटना, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। उसको लेकर हमारी भी टीम कैंडल मार्च रांची में आह्वान की है, और निश्चय ही हम लोग इस पर भी आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं कि इस प्रकार की असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। आज जिस प्रकार की असुरक्षा दिख रही है महिलाओं के प्रति, केंद्र और राज्य सरकार को उस पर सचेत करना चाहिए, विशेष कानून बनाने चाहिए, क्योंकि उस अपराध में संलिप्त लोगों को त्वरित सजा मिलनी चाहिए। अगर त्वरित सजा मिलेगी तो उनको साहस नहीं मिलेगा दोबारा ऐसे कुकृत्य करने की। दादा, टीचर का बहाली आया और टीचर का बहाली में टेट तो ही भर लिया गया। ऐसे में बहुत सारे जो लोग BEd DLEd किए वे लोग फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे, मतलब मैच स्टार्ट होने से ही पहले खत्म हो जा रहा है। 2004 याद कर लीजिए ना, बस 2004 की साजिश, आपका 28% का रिजल्ट, वही साजिश है। क्योंकि जब यहाँ सुनिए, झारखंड में रिजल्ट कब अच्छा आता है पता है? जब यहाँ नौकरी नहीं होती तब झारखंड को भर भर के रिजल्ट दिया जाता है। जैसे ही नौकरी आती वो कई। अच्छा एक बात बताइए, हेमंत सोरेन के पास कोई, हम उनका सम्मान करते हैं, बड़ा भाई स्वरूप मानते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन उनके पास इतना बुद्धि नहीं है। कोई IAS है जो इस बुद्धि को दिया है, IAS ने बनाया है नीति को, IAS ने दिया है इस दलील को, तो जाहिर सी बात है वो किसके लिए खुला रखा होगा। सबसे तो BEd अगर आज कहीं होता है तो यूपी बिहार में होता है, खुले कहते हैं। आज जितने भी बड़े आपके अधिकारी हैं कहाँ के हैं? सब यूपी बिहार के हैं। मैं खुले मंचों में कहता हूँ कोई डर नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना राज्य बना है। तो बिल्कुल सही बात है, फिर से साजिश हो गई। वही जो फ्रांस ने वियतनाम के साथ किया था कि वियतनाम के बच्चे पास ही नहीं होंगे तो नौकरी का खाक करेंगे, वही हाल आपने कर दिया है। 2004 में भी यही हुआ था, पूरे भारत में मांगा गया था DLEd, झारखंड में BEd मांगा गया था। तो ये तो साजिशों का हथकंडा चलता रहता है। मैंने तो बाकायदा आपको बहुत लॉजिकली समझाया है। डुमरी में आप सभा किए थे, उस दौरान आपको जब भाषण मार रहे थे उस दौरान सरकार को राजा साहब बोल रहे थे, तो राजा साहब बोल के क्या संकेत देना चाहते हैं? अरे सीधा है मीडिया बंधु लोग, आप लोग गजब करते हैं, खाली सवाल पूछते हैं, आप लोग सोचते नहीं है। क्यों ना बोले राजा साहब? यहाँ हमारे लोग भूख से परेशान है, दुख से परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही युवाओं को, और आप 1 करोड़ का पंडाल किए हैं, AC चल रहा है। होमगार्ड जो था 2 बार 3 बार एक्सचेंज डेट पे डेट दे रहा है मुझे। ग्रामीण 18 को ये दुर्भाग्य का विषय है। होमगार्ड को लेकर हम लोग धनबाद में भी काफी आंदोलन किए हैं। उत्पाद सिपाही जो हम लोग का है वो भी नहीं दे रहा है। उत्पाद सिपाही तो जो था वो तो कैंसिल हो चुका है एग्जाम होने के बाद। तो इसलिए राजा साहब मैंने इसलिए कहा कि वो सुख सुविधा में लेस है, इसलिए मैंने राजा साहब कहा। हमारे 19 पोस्ट है जो कि लड़कियों का है और 10। तो मुझे लगता है इसके लिए होमगार्ड जो भी अभ्यर्थी है उन्हें एक मूवमेंट चलाना होगा। अगर जरूरत पड़ता है तो चलिए एक दिन हम लोग पदयात्रा के माध्यम से रांची पहुँचते हैं और आह्वान देते हैं लोकतंत्र के माध्यम से कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, या फिर जो और तरीका आप लोग को लगता है आप लोग आह्वान कीजिए, हम लोग आपके साथ डटे रहेंगे। दादा, आप भाषण में हमेशा कहते हैं कि मुझे खतरा है, तो क्या आपको सुरक्षा मिलना चाहिए? नहीं, खतरा है, मानते हैं खतरा है, क्योंकि हमें बाकायदा एक DSP ने भी सुझाया कि लगातार कमेंट आ रहा है। दादा, कमेंट आ रहा है। दादा, सुरक्षा का मांग क्यों नहीं कर लेते हैं अगर आपको खतरा महसूस हो रहा है तो? एक खतरा तो रहेगा, लेकिन सुरक्षा का मांग भी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि खतरों से आपको खेलना होगा। खेल तो सभी खेलते हैं, हम तो खतरों से खेलते हैं। खतरों से इसलिए खेलना होगा कि जिनके लिए आप लड़ रहे हैं उनको कोई AC में बैठकर न्याय नहीं दिला सकता है, उनको वही शख्स न्याय दिला सकता है जो खतरों का खेलने का आदी हो। अगर हम लोग आज अपनी ज़िंदगी की परवाह करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कंपनी कॉर्पोरेट्स के खिलाफ जा पाएंगे। उनको खुला चुनौती है, हम लोग तो खुला घूरते हैं, रात के 12 बजे शमशान से लाइव आते हैं। खतरा है, खतरा बरकरार रहेगी, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। झारखंड सरकार पर ये बात करते थे, लेकिन आप प्रधानमंत्री तक का भी बात करते हैं। क्यों नहीं करें जितेंद्र बाबू? डर नहीं लगता है? डर तो लगता है। अगर कोई बोले कि हमें डर नहीं लगता है वो झूठ बोलता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, माथे पे पसीना सबका आता है, लेकिन वो अंततः उस डर को पीछे छोड़कर उसके ऊपर उठ के पार होता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है,
लेकिन डर पर विजय प्राप्त करना ही हमारा मकसद है और उस डर को बहुत पीछे